नमस्कार। आज हम गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। कुमारगुप्त प्रथम जो था, इसका शासनकाल 415 ईस्वी से लेके और 455 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद जो गुप्त राजा गद्दी पर आया, उसके विषय में विभिन्न सुझाव दिए गए हैं। अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि चंद्रगुप्त के पश्चात कुमारगुप्त प्रथम, यानी कि जिसकी उपाधि महेंद्र द्वितीय थी, वो शासक बना। लेकिन कुछ इतिहासकार वैशाली से प्राप्त मोहर और मंदसौर अभिलेख के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी ध्रुव देवी का पुत्र गोविंद गुप्त था। संभवतः गोविंद गुप्त वैशाली का स्थानीय शासक था और कुमारगुप्त के बाद गुप्तों का राजा बना। उसने 415 से 455 ईस्वी के मध्य शासन किया। उसके अनेक अभिलेख और सिक्के जो हैं वो पाए गए हैं। कुमारगुप्त के सैनिक अभियानों के विषय में बहुत अधिक स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन उसके मंदसौर अभिलेख में उसे चारों समुद्रों की चंचल लहरों से घिरी हुई पृथ्वी का शासक बताया गया है। इससे ये अंदाज लगाते हैं कि उसने चंद्रगुप्त द्वितीय से प्राप्त साम्राज्य की सुरक्षा की और इसे बनाए रखा। कुमारगुप्त के सिक्के और अभिलेख भी बंगाल से सौराष्ट्र तथा हिमालय से नर्मदा तक पाए गए हैं। इनमें भी इस मत की पुष्टि होती है। पुराणों के अनुसार कुमारगुप्त ने कलिंग और महिषक पर विजय प्राप्त की। पश्चिम की ओर उसके प्रसार का प्रमाण कुमारगुप्त के चांदी के सिक्कों के बड़ी संख्या में मिलने से पता लगता है। दक्षिण पश्चिम में भी उसके सिक्के मिले हैं। कुमारगुप्त के शासनकाल की सबसे प्रमुख राजनीतिक घटना पुष्यमित्रों का आक्रमण, जिसका उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुआ है। पुष्यमित्रों की पहचान निश्चित नहीं है। उनके संबंध में अनेक मत दिए गए हैं। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र कुल नर्मदा के मुहाने पर मेकल में था। कुछ विद्वान उन्हें नाग जाति से संबंधित बताते हैं, तो कुछ उन्हें पश्चिमोत्तर सीमा की विदेशी जाति से संबंधित मानते हैं। और कुछ अन्य विद्वान कुमारगुप्त के शासनकाल में गृह युद्ध की भी बात करते हैं, जिसमें उसके अमित्रों को हराया। प्रोफेसर S.C. राय चौधरी के अनुसार कुमारगुप्त पर पुष्यमित्रों ने ही आक्रमण किया था। ये जो जातियां थी, ये नर्मदा के किनारे कहीं पर बसती थी। उनका आक्रमण भयानक था और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए युवराज स्कंदगुप्त जो थे, उसको एक रात युद्ध स्थल में जो भूमि जो थी युद्ध स्थल की, उस पर ही लेटना पड़ा, परंतु अंततः पुष्यमित्र पराजित हुए। कुमारगुप्त के समय में संभवतः हुणों ने भी आक्रमण किया, परंतु स्कंदगुप्त ने अपने पराक्रम से उन्हें पराजित कर दिया। कुमारगुप्त ने अपने नाम के सिक्के ढलवाए तथा अश्वमेध यज्ञ भी किए। उसने मयूर छाप वाले सोने के सिक्के भी ढलवाए। उसका राज्यकाल भी सुख, शांति और समृद्धि का था। कुमारगुप्त ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के गौरव को बनाए रखा। पहले की प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ववत चलती रही। कुमारगुप्त के अभिलेखों में भी कुछ अधिकारियों प्रशासनिक इकाइयों का नाम मिलता है। पुंजवर्धन भुक्ति में चिरागदत्त, ऐरण में घटोत्कच गुप्त तथा बंधुवर्मन दशपुर में कुमारगुप्त के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। पृथ्वीसेन महाबलाधिकृत के पद पर सुशोभित था। कुमारगुप्त के अभिलेखों में भूमि व्यवस्था और श्रेणी तथा निगम के कार्यों के विषय में भी जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त के समय में चीन के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध और अधिक बढ़े। चीनी जो स्रोत जो हैं, इनसे जानकारी मिलती है कि 428 ईस्वी में भारतीय राजा चंद्रप्रिय का राजदूत रत्न, सफ़ेद तोता और अन्य उपहारों के साथ नानकिंग में जो सांग दरबार था, उसमें उपस्थित हुआ। P.L. गुप्त इस राजा की पहचान कुमारगुप्त से करते हैं। कुमारगुप्त अपने वंश परंपरा के अनुसार युद्ध में पारंगत था। सिक्कों से पता लगता है कि वह घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण था। कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। इससे उसकी संगीत में अभिरुचि भी पता लगती है। व्यक्तिगत रूप से कुमारगुप्त वैष्णव धर्मावलंबी था, परंतु उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसी के समय में
नालंदा विहार की भी स्थापना हुई थी, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म और शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में परिणित हो गया। कुमारगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम काल में चंद्रगुप्त प्रथम के समान ही अपने पुत्रों के लिए राज्य का त्याग कर दिया। स्कंदगुप्त, जिसका शासनकाल 455 से 468 ईस्वी के बीच में रहा था, ये गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। इसका शासनकाल राजनीतिक उथल पुथल से भरा हुआ था। अनेक विद्वानों ने ये सुझाव दिया है कि कुमारगुप्त प्रथम के राज्य त्यागने के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, जिसमें स्कंदगुप्त विजयी हुआ। लेकिन कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि स्कंदगुप्त की वीरता से प्रभावित होकर कुमारगुप्त ने उसी के पक्ष में अपना सिंहासन छोड़ दिया था। स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख भीतरी अभिलेख है, जिसमें उसके कार्यकलाप पर पूरी जानकारी मिलती है। उसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वह है गुप्त साम्राज्य के ऊपर हूण आक्रमण। हालांकि गुप्त शासकों ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, फिर भी इसकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी और इसी का लाभ उठाकर मध्य एशिया से फिर से विदेशियों ने आक्रमण आरंभ कर दिया। इस बार आक्रमणकारी हूण थे, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में समस्त मध्य एशिया को अपने पैरों तले रौंद डाला था। वे अब भारत की तरफ बढ़े। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेखों में तथा चंद्रगर्भ परिपृच्छा ग्रंथ जो है उसमें इन विदेशी आक्रांताओं को हूण, मलेच्छ या विदेशी कहा गया है। स्कंदगुप्त का हूणों से युद्ध कहाँ हुआ ये निश्चित तौर पर ज्ञात नहीं है। ये युद्ध संभवतः है उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ। स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त कर उन्हें आगे बढ़ने से सफलतापूर्वक रोक लिया। स्कंदगुप्त के अभिलेखों और सिक्कों के प्राप्ति स्थलों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके अधिकार में पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात, काठियावाड़ तक का संपूर्ण इलाका, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा तथा उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक के क्षेत्र थे। हूणों पर विजय प्राप्त करने के अतिरिक्त स्कंदगुप्त ने प्रशासन पर भी यथोचित ध्यान दिया। उसके अभिलेखों में अग्रहारिक, सौलिक तथा नगर रक्षक नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अग्रहारिक और सौलिक कर वसूलने वाले तथा गोलमिक जो था वो संभवतः गुलामों की देखभाल करने वाला पदाधिकारी था। नगर रक्षक नगराधिकारी के समान काम करता था। स्कंदगुप्त के समय में पर्णदत्त सौराष्ट्र का गवर्नर था। उसका पुत्र चक्रपाणि गिरनार का नगर रक्षक था। स्कंदगुप्त के निर्देश पर उसी ने सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत करवाई। झील के निकट विष्णु का मंदिर बनवाया गया। स्कंदगुप्त के समय में शर्वनाग अंतर्वेदिका तथा भीमवर्मा कोसम में पदाधिकारी अथवा अधीन शासक थे। कृषकों की सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील की फिर से मरम्मत करवाई। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। वैष्णव संप्रदाय का अनुयायी होने के बावजूद उसने नालंदा संघाराम को दान दिया। चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम हुआ। एक भारतीय राजदूत 466 ईस्वी में चीनी राजा के दरबार में गया था। स्कंदगुप्त ने अपने नाम के सिक्के चलवाए तथा शक्रादित्य की उपाधि धारण की। आर्य मंजूश्री मूलकल्प के अनुसार स्कंदगुप्त अधम युग में शासन करने वाला श्रेष्ठ, बुद्धिमान और धर्मवत्सल शासक था। स्कंदगुप्त के समय में ऊपरी तौर पर शांति व्यवस्था बनी रही, परंतु आंतरिक कमजोरी के चिन्ह प्रकट होने लगे। कुछ विद्वानों ने आर्थिक संकट की बात की है, परंतु पीएल गुप्त इसे स्वीकार नहीं करते। आर्थिक संकट की बात अगर स्वीकार नहीं भी की जाए तो भी इतना तो मानना होगा कि स्कंदगुप्त के शासन के उत्तरार्ध में राज्य की स्थिति दुर्बल हो गई थी। इसका प्रमाण अभिलेखों के प्राप्ति स्थानों तथा सिक्कों पर दिए गए विरुद्धों से मिलता है। ये जो शासक था इसके उत्तरार्ध का कोई भी अभिलेख उत्तर प्रदेश
और पूर्वी मध्य प्रदेश से आगे नहीं मिला है। सिक्कों पर भी साधारण उपाधियां हैं। इसका कारण शक्तिशाली स्थानीय शासकों का उदय था। काठियावाड़, मालवा, एरण में नई शक्तियां जैसे कि मैत्रक, परिवारजक अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। थैंक यू।